की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स कैटेगराइजेशन ऑफ द CDRI एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो गाइस आपको पता ही होगा CDRI है क्या। इट इज़ कॉल्ड कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इसी की बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो न्यू दिल्ली में है। ये मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है, मतलब कि इसमें वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जिसमें कुछ नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की UN की एजेंसीज भी हैं। ठीक है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स भी हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है, अकेडमिया भी है और नॉलेज इंस्टीट्यूशंस भी हैं। ठीक है, 2019 में लॉन्च किया गया था इंडिया के PM मोदी के द्वारा। कहाँ पे? UN क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क में। सो दैट इसमें ये बताया था कि किस तरह से हम ऐसा कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं जो रेजिलिएंट हो, मतलब कि डिजास्टर से रेजिलिएंट हो टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क, और अपना सस्टेनेशियल डेवलपमेंट इंश्योर कर सके। ठीक है, 2019 के लॉन्च के बाद 31 कंट्रीज़ ने, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने और 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने CDRI को ज्वाइन कर चुके हैं। फाइन, तो अभी हम देखते हैं इसमें न्यूज़ क्या है। देखो अभी क्या है, इसका हेडक्वार्टर एग्रीमेंट की साइनिंग को अप्रूव कर दिया गया विद कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेक्शन 3 ऑफ UN प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947 के अंडर इसको कुछ एग्जाम्पशंस या इम्यूनिटीज़ देंगे, मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ें देंगे, डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कुछ प्रिविलेजेस देंगे, कुछ राइट्स देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, UN प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट इनेक्ट किया गया था इंडिया में, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये इनेक्ट इसलिए किया था सो दैट हम क्या कर सकें, जो UN का कन्वेंशन ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ है उसको इफेक्ट में लाने के लिए हम एक ये एक्ट लेके आए थे, जिसको अडॉप्ट किया था बाय UN जनरल असेंबली ने 1946 में। ठीक है, अब UN चार्टर का आर्टिकल 104 और 105 अलाउ करता है UN को कि वो क्या कर सकता है, टू इंजॉय इन द टेरिटरी ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर विद सच लीगल कैपेसिटी, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज विच आर नेसेसरी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ इट्स फंक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ इट पर्पस। बस सिंपल बात क्या है, इस आर्टिकल्स के अंडर क्या है, कंट्रीज़ के पास पावर्स हैं कि वो अपनी टेरिटरी के अंदर कुछ प्रिविलेजेस को इंजॉय कर सकती हैं ताकि वो क्या कर सकें, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए जो कि अच्छा हो। ठीक है, ये CDRI को एक इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल लीगल पर्सना को प्रोवाइड करती है जो अपने फंक्शंस को कैरी आउट करेगा ग्लोबल स्केल पे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इससे CDRI को और क्या क्या अलाउ मिलेगा, सबसे पहले क्या कर दी गई, इसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो आपस में, इसमें कुछ डिप्यूटिंग, मतलब कि बहुत अच्छा है, जैसे डिप्यूटेड होते हैं, रेप्यूटेड होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ मेंबर कंट्रीज से डिफरेंट और जो कंट्रीज़ हैं उनके मेंबर्स को भी, एक्सपर्ट्स को लेके आया जाएगा। इसके अलावा कुछ फंड्स डिप्लॉय किया जाएगा फ्रॉम मेंबर्स कंट्री। टेक्निकल एक्सपर्टाइज अवेलेबल होगा जो कंट्रीज को असिस्ट करेगा सो दैट आप किस तरह से रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो। कुछ इंटरनेशनल लोग आएंगे, एंगेज करेंगे टू फोस्टर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एट होम। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इशूज़ में करोगी। इस रिपोर्ट, जैसे सबसे पहले हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, दैट इज़ द UN ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। इसका हेडक्वार्टर वीना में है। 1997 में फाउंड आउट हुआ था सो दैट हम फाइट कर सके अगेन जो इलीगल ड्रग्स की ट्रेडिंग होती है, इंटरनेशनल क्राइम, उसको फाइट कर सके। इट वॉज फॉर्म बाय मर्जिंग, इसमें हमने क्या किया था, इससे पहले 2 और ऑर्गेनाइजेशन होता था तो उनको मर्ज करके एक ही सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था, दैट इज़ द UN ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम एंड सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की है कि 284 मिलियन पीपल जिनकी एज अभी 15 से 64 ईयर्स में है वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं 2020 में, और पिछले डिकेड से 627% इंक्रीज हुआ, मतलब जो कि 2001 से लेकर 2010 का डिकेड था उसके कंपेरिजन 26% इंक्रीज हुआ है इन डिकेड ऑफ 2011 टू 2020। ठीक है, हाइवर वुमेन इज़ वेरी माइनर इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ड्रग यूज़, मतलब वुमेन ज़्यादा यूज़ नहीं करती हैं, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज है ड्रग कंजप्शन का वो वुमेन में बढ़ रहा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैन, मतलब अब वुमेन भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ज़्यादा हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, इसके अलावा ड्रग की प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग में कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। इलीगल जो ड्रग इकोनॉमीज़ है वो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में, मतलब जब कहीं पे डिजास्टर आ रहा है या कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे उस वक्त ज़्यादा इलीगल ड्रग्स की वो होती है, मतलब कि ट्रैफिकिंग होती है, क्योंकि उस वक्त लॉ के जो रूल्स होते हैं वो वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से ईजिली क्या हो जाता है, इन सब की मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। कन्फ्लिक्ट सिचुएशन स्पेशली मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया में रहता है, जिसकी वजह से इजीली ड्रग्स का आना जाना हो जाता है। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहा है, डिफोरेस्टेशन, किसकी वजह से कोका कल्टीवेशन हो जा रहा है। ठीक है, ह्यूज वेस्ट जनरेशन हो रहा है ड्यूरिंग द सिंथेटिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। वेस्ट को जब डंप करते हो तो उसकी सोइल, वाटर और एयर डायरेक्टली वो इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और इवन कि वहाँ इनडायरेक्टली ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड फूड चेन को भी इनडायरेक्टली हार्म करता है। ठीक है, मतलब क्या है, सिंपल क्या, देखो
इन्होंने अभी तो हमने पढ़ लिया कि ड्रग्स की वजह से ह्यूमन्स को क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अभी फिर हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट को क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब ऑफ कोर्स अगर आप उस ड्रग्स को उगेंगे तो कल्टीवेट करोगे, तो आप इलीगल कल्टीवेट करोगे तो सबसे पहले आप डिफोरेस्टेशन करोगे उसकी वजह से, ठीक है। उसकी वजह से फिर वेस्ट जनरेट होगा, और अगर आप वेस्ट को जब जहाँ पे भी डिस्पोज करोगे, डंप करोगे, तो उससे वहाँ का सोइल, वाटर, एयर डायरेक्टली कंटेमिनेट होगा, और इनडायरेक्टली वहाँ के ऑर्गेनिजम्स, एनिमल, फूड चेन सब कुछ इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा। एज पर द रिपोर्ट, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट ओपिएट मार्केट्स इन टर्म ऑफ द यूजर्स, ठीक है, और इसकी सप्लाई धीरे धीरे इंक्रीज भी हो जा रही है, ठीक है। इसके अलावा माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ओपिएट्स की जो ट्रैफिकिंग होती है, कोई होगा ये ड्रग, आई डोंट नो अबाउट दिस, वो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हुई है। इसके अलावा क्या है, इसकी वजह से ट्रैफिकिंग का लेवल ट्रिगर भी हो सकता है, एंड इससे रिलेटेड जो क्राइम्स हैं वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट अप्रूव्ड डीरेगुलेशन ऑफ द सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल। तो अभी क्या है, 1 अक्टूबर से क्या किया जा रहा है, जो प्रोड्यूसिंग शेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं टू सेल क्रूड ऑयल टू गवर्नमेंट और इट्स नॉमिनी और गवर्नमेंट रिफाइनरी कंपनीज विल बी वेव्ड। बस सिंपल बात क्या है, अगर सपोज करो कोई आप क्रूड ऑयल बेचते हो गवर्नमेंट को, या किसी और गवर्नमेंट के किसी नॉमिनी को, या किसी भी गवर्नमेंट की रिफाइनरी कंपनी को, जैसे BPSL होगा, तो क्या कंडीशन होती थी उसको बेचने के लिए, ठीक है, या जो भी आपको लगता था प्रोड्यूसिंग शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होता था, तो उसको भी माफ़ किया जा रहा है, ठीक है। अभी क्या है, हाउएवर जो कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ऑयल फील्ड उसको 1999 से दिया गया है, ठीक है, मतलब उसमें क्या है, इनको अलाउ है कि दे हैव फ्रीडम टू सेल ऑयल, ठीक है, जो गवर्नमेंट के फिक्स्ड बायर्स हैं फॉर क्रूड प्रोड्यूस फ्रॉम द ओल्डर फील्ड सच एज मुंबई हाई ऑफ द ONGC एंड द रब ऑफ वेदांता, ठीक है। इससे पहले एक्सपोर्ट्स परमिसिबल नहीं थे, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जो भी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसके पास अब फ्रीडम है कि वो ऑयल को कहीं भी बेच सकती हैं फ्रॉम देयर फील्ड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट करेंगे इन द अपस्ट्रीम ऑयल एंड द गैस सेक्टर, सो दैट और ज़्यादा हम हमारे ऑयल फील्ड्स कहाँ पे उनको एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है, और फिर वहाँ से प्रोड्यूस कर सकें ऑयल, सो दैट हमारी जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी उसको रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा हम अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएंगे थ्रू ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे थ्रू रॉयल्टी एंड सेस। ऑफ कोर्स अगर आप ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो प्रोडक्शन ऑयल की, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा हम ऑयल इंडिया, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है ऑयल इंडिया, ONGC, उसको हेल्प करेंगे टू गेट बेटर रियलाइजेशन फॉर देयर क्रूड, ठीक है। गवर्नमेंट इसके अलावा पहले भी काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आ रखी है, ठीक है, EN एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में पिछले ईयर्स में, जैसे प्राइसिंग एंड मार्केटिंग फ्रीडम फॉर गैस, मतलब जो भी अगर गैस को डिस्कवर करे तो वो खुद प्राइसिंग कर सकती है। डिस्कवरी ऑफ गैस प्राइस थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस, इंट्रोडक्शन लाई थी वो रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक तरह का एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, सारे देखते हैं कि कहाँ पे एक्सप्लोरेशन रिस्क होता है, प्रोडक्शन डेवलपमेंट, ये सारा काम कॉन्ट्रैक्टर का होता है, और इसके बदले में जो कॉस्ट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट पे करती है, या जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है नीति आयोग रिलीज रिपोर्ट हार्नेसिंग ग्रीन रेड्यूस हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीप डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होती है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मतलब बहुत ही ज़्यादा आजकल एमर्जिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रिपोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है। हाइड्रोजन की जो डिमांड है वो 4 गुना बढ़ जाएगी 2050 तक, और 10% ग्लोबल डिमांड है, रिप्रेजेंटिंग मतलब जो रिन्यूएबल फ्यूल में 10% बायो ग्रीन हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन वेरी क्रूशियल है अगर हम अपने सेक्टर को डीकार्बनाइजेशन करना है, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, रिफाइनिंग, मिथेनॉल, मैरीटाइम, शिपिंग, आयरन, ये सब सेक्टर्स को। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन से नियर अबाउट हम 3.6 गीगा टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं 2050 तक। अब जरा हम इसका देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। जो भी ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट्स अगेन लेड टू एक्सपोर्ट्स इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एम्बिटेड लो कार्बन प्रोडक्ट्स, जैसे ग्रीन एमोनिया हो गया, ग्रीन स्टील हो गया, जिसकी वजह से हम 95 गीगावाट जो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस कैपेसिटी है उसको अनलॉक करेंगे बाय 2030, ठीक है। नेक्स्ट है किस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्रीन हाइड्रोजन के बेनिफिट्स को कैप्चर कर सकते हो। देखो हमने पहले पढ़ा हो कि हाइड्रोजन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो सिर्फ सीधा कोल से बनती है, एक ब्लू हाइड्रोजन होती है जो फॉसिल फ्यूल से बनती है, बट उसके जो कार्बन एमिशन होते हैं उसमें आते हैं, ठीक है। फिर ये वाले हाइड्रोजन होते हैं जिसमें हीट को यूज़ किया जाता है टू स्प्लिट फॉसिल फ्यूल, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, इसमें कोई भी मतलब कि बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता, बिकॉज ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से बनती है, ठीक है। आगे ये है वो लिग्नाइट से बनती है, ये फॉसिल गैस से बनती है, बाकी इस तो 3 तरह के हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर से बनती है, ठीक है। तो ये आप खुद पढ़ लेना।
अब क्या है पाथवेज टू कैप्चर ग्रीन हाइड्रोजन बेनिफिट। सबसे पहले कुछ पॉलिसी मेजर्स होंगे जिसके अंदर हम ग्रीन हाइड्रोजन कोर्स को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, ठीक है। वाइल जो एग्जिस्टिंग जो ग्रे हाइड्रोजन प्राइसेस हैं या जो मीडियम टर्म है मेक ग्रीन हाइड्रोजन द मोस्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा जो भी नियर टर्म मार्केट डेवलपमेंट उसको इंकरेज करेंगे, किस तरह से आप इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और जो भी अगर उनको कुछ फंडिंग में दिक्कत आ रही है या जो भी विएबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब आपको पता ही होगा, इसके अंदर कुछ जैसे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है तो उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट हेल्प दे देते थे तो 40-60% रेशो में, ठीक है। तो उनको हम फंडिंग प्रोवाइड कर देंगे एंड मैंडेट्स एंड टारगेट। इसके अलावा अपने R&D और मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा हम क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है, थ्रू फाइनेंशियल मैकेनिज्म। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स को इनिशिएट करेंगे एंड अ लेबलिंग प्रोग्राम। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ नोटिफाइड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022। तो गाइस ये जो न्यूज़ है मानव एनवायरमेंट में कवर होगी। अब इनको रूल्स को इशू किया गया इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 इन सप्रेशन ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2003, ठीक है। अभी न्यू रूल्स का हाईलाइट किया है। इसके अंदर एक एडवाइजरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जो कि एक रीजनल एम्पावर कमेटी होगी, मतलब कि हर एक स्टेट के अंदर जो भी रीजनल ऑफिसेज होंगे वहाँ पे एक उनको इंटीग्रेट करके एक रीजनल एम्पावर कमेटी बनाया जाएगा, और एक स्क्रीनिंग कमेटी भी होगी हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे, ठीक है। मतलब स्टेट लेवल पे एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या करेगा, अगर कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है आपके पास तो उसको कितने टाइम में आप रिव्यू करोगे, पेंडिंग ना रखो, तो उसका एक टाइम फ्रेम को प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि कितने आपको रिव्यू करना है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो भी लीनियर प्रोजेक्ट्स हो गए जैसे रोड्स हाईवेज में जिसके अंदर 40 हेक्टेयर तक के फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करना है, या फिर दोज हैव प्रोजेक्टेड अ यूज़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैव जिनकी डेंसिटी 0.7 तक है, ठीक है, उनको एग्जामिन किया जाएगा इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस में, ठीक है। स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि वो वहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स को सेटल करेंगे और फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, मतलब कि अगर किसी भी फॉरेस्ट लैंड को आप क्लियर कर रहे हो तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट मतलब ड्वेलर्स रह रहे हैं तो उनके भी राइट्स को आप ध्यान में रखोगे अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड अलाउइंग द डाइवर्सन ऑफ द फॉरेस्ट राइट। इसके अलावा क्या करेंगे, जहाँ पे अगर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जा रहा है हिल या माउंटेन स्टेट्स में विद ग्रीन कवर ओवर द 2/3 ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया, जहाँ पे फॉरेस्ट कवर इज ओवर 1/3 द जियोग्राफिकल एरिया विल बी एबल टू टेक अप द कम, वहाँ पे मतलब कि सपोज करो कहीं पे जैसे जहाँ हिली एरिया था वहाँ पे आप फॉरेस्ट कवर को अगर रिड्यूस करो, इतना रिड्यूस कर रहे हो कि जितना होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज करो यहाँ एरिया में आप अगर फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हो तो कहीं और जगह आपको एफोरेस्टेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेयर द कवर इज़ लेस देन 20%, ठीक है। इससे पहले जनवरी में भी क्या किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एक प्रपोजल के साथ आई थी जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि हम स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ बेस पे रैंक किया करेंगे एट विच दे क्लियर प्रपोजल्स एंड प्रोवाइड एनवायरनमेंट क्लियरेंस फॉर द प्रोजेक्ट। मतलब कि हर एक स्टेट में अलग अलग रीजनल कमिटीज़ होंगी तो उनको रैंक किया करेंगे कि कौन सी स्टेट कितने जल्दी टाइम पे किसी भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे देती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है इन द फर्स्ट नेटो दैट इज़ अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लेज आउट चैलेंजेस फ्रॉम द चाइना, ठीक है। तो ये जो हमारी न्यूज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी के नाटो के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 1949 में फॉर्म हुआ था जब वॉशिंगटन ट्रीटी साइन हुआ था, जिसके अंदर यही था कि जैसे रशिया जब बना था सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था पोस्ट यूरोप के बाद, ठीक है, तो उसके थ्रेट से बचने के लिए ये बनाई गई थी। नाटो सिक्योरिटी अलायंसेस में 30 कंट्रीज हैं फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरोप। इसका काम यही है कि हमें क्या करना है, कलेक्टिव डिफेंस के बारे में बात करता है। फंडामेंटल गोल इसका ये है कि हमें क्या करना है, टू सेव गार्ड द एलिस फ्रीडम एंड सिक्योरिटी बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स, ठीक है। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी 30 अगर आप सपोज करो 10 दोस्त हो, ठीक है, तो एक दोस्त के ऊपर कोई दिक्कत आ रही तो आप इकट्ठे सारे 9 दोस्त इसकी जाके हेल्प करोगे, तो कलेक्टिव डिफेंस ये नहीं कि अगर उसकी कोई दिक्कत आएगी तो वो खुद ही लड़ेगा, नो, ठीक है। कलेक्टिव डिफेंस मीन्स दैट एन अटैक अगेंस्ट वन एली इज कंसिडर्ड एज एन अगेंस्ट ऑल एलीज, ठीक है। मतलब आपके एक दोस्त को किसी ने हार्म पहुंचाया तो आपको लगेगा नहीं उसने एक दोस्त को नहीं मेरे को हार्म पहुंचाया, इस तरह का, ठीक है। तो 2022 का जो 2022 का जो नाटो समिट हुआ है वो माद्रिद में हुआ है, उसके क्या क्या आउटकम्स हैं हम देख लेते हैं। नाटो ने एक न्यू स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट को अप्रूव किया जिसमें ये डिस्क्राइब किया कि किस तरह से सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में जो भी थ्रेट्स आते हैं चैलेंजेस को वो किस तरह से एड्रेस करेगा इन कमिंग ईयर्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट ने डिफाइन किया कि रशिया एक मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्ट थ्रेट है नाटो की सिक्योरिटी को लेकर। पहली बार नाटो ने चाइना के थ्रेट को भी रिकोगनाइज किया है कि हाँ चाइना भी थ्रेट है टू आवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़, ठीक है। नाटो मेंबरशिप इन्विटेशन फॉर फिनलैंड एंड स्वीडन आफ्टर टर्की लिफ्टेड इट्स वीटो ऑन इट्स मेंबरशिप। मतलब कि नाटो ने क्या किया, इन्विटेशन दे दिया था फिनलैंड और स्वीडन का भी
नाटो क्या करेगा, ज़्यादा और ट्रूप्स को मतलब कि भेजेगा कहाँ पे, ऑन हाई अलर्ट टू ओवर 3 लाख कंपेयर टू 40,000 ट्रूप। मतलब कि नाटो रिस्पॉन्स फोर्स में जो अभी तक 40,000 ट्रूप्स थे, अब उसको बढ़ा के वो 3 लाख कर रहा है उसमें, ठीक है। इसके अलावा नाटो कंटिन्यू क्या करेगा, यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है और ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अभी आपको पता है ना ये रशिया यूक्रेन का वॉर ही क्यों हुआ था, क्योंकि यूक्रेन को ऐड करने की बात कर रहा था और रशिया इस चीज़ से मना था, ठीक है। अब बताए छोटे छोटे न्यूज़ पे 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो भाई आपको पता है जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एस्टेब्लिश अंडर द आर्टिकल 279A क्लोज 1। वेरी इंपॉर्टेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस मिनिस्टर्स के चेयरमैन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या है, ये सबसे पहले जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को सेटअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उसको रीलुक करेगा। कंपनसेशन से हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वैसे वो 5 साल के लिए और 2026 तक एक्सटेंड हो गया है, लेकिन जीएसटी काउंसिल अभी क्लैरिफाई नहीं किया है कि डिसीजन क्या है, मतलब कि एक्सटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो नो डिसीजन इज टेकन टिल नाउ। रेट रेशनलाइजेशन कि कहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर को इन्वर्ट करना चाहिए, कहाँ पे जो एग्जाम्पशंस है उनको विड्रॉ करने, जैसे अल्कोहल पे नहीं लगता, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगता, तो उनको विड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये सब देखेंगे। एम्पावर स्टेट टू इशू ई वे बिल्स को इशू करना होगा ऑन इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गोल्ड प्रीशियस एटम, ठीक है। इसके अलावा इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन वेवर फॉर स्मॉल ई कॉमर्स, मतलब अगर कोई ई कॉमर्स छोटे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई अपने आप को रजिस्टर कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ऑनलाइन अगर वो कुछ बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, ठीक है, उसको वेवर कर रहा है, माफ़ कर रहा है। नेक्स्ट है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अभी क्या जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसने अप्रूव किया है कि 63,000 जो फंक्शनल हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पिछले 5 साल में, ठीक है, उसका कंप्यूटराइजेशन कर दिया। मतलब जो फंक्शनल में है, अभी फंक्शन में है, उनका कंप्यूटराइजेशन को अप्रूवल कर दिया है। देखो ये होता क्या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, देखो नाम से समझ में आ रहा है ये 3 टायर अपना स्ट्रक्चर है जैसे, ठीक है। तो उसका लोएस्ट टायर होता है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट होता है, ठीक है। 13 करोड़ फार्मर्स इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। जो और टू टायर्स होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सेंड लेवल पे होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। इसके अंदर 41% किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं, जिसके अंदर 95% लोन्स ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सकें, इसकी एफिशिएंसी और बढ़ा सकें, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेके आ सकें। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी की वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें और एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है यस एफपीआई पार्टिसिपेशन इन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी एंड डेरिवेटिव। देखो एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अगर एक तो होता है एफडीआई, दिस इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप कोई भी अगर इस पर इन्वेस्ट करना है वो कर दे। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में क्या होता है, अगर वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन देखो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी डिसाइड किया है कि जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अब एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द सर्टेन रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स, ठीक है। इस रेगुलेटर में एक वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया जाएगा जो डिटरमिन करेगा कि कोई नया रिस्क आ रहा है और कैसे मैनेज करना, उसको रेगुलेट करना है। फॉर एफपीआईज इज़ नेसेसरी। एफपीआईज को अब अलाउड है कि वो किसी भी नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड कर सकते हैं एंड सिलेक्टेड नॉन एग्रीकल्चर बेंचमार्क इंडिसेस में भी, ठीक है। पहले उनको ये अलाउड नहीं था, ठीक है। इनिशियली वो सिर्फ कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में अलाउ थे। बेनिफिट्स क्या होएगा, इससे क्या होएगा, कमोडिटी जो डेरिवेटिव मार्केट है उसकी डेप्थ और लिक्विडिटी इंक्रीज होएगी, फाइन, ऑफकोर्स ज़्यादा पैसा आएगा फॉरेन के थ्रू। नेक्स्ट न्यूज़ है 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम 2022। ये हुई है पोलैंड के काटोविस में। जो वर्ल्ड अर्बन फोरम है ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के पे, जो को ऑर्गेनाइज की जाती है बाय यूएन हैबिटेट, ठीक है। वर्ल्ड अर्बन फोरम एस्टेब्लिश 2001 में बाय यूएन, जिसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं किस तरह से जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट चेंज पे, कम्युनिटीज़ पे, सिटीज़ पे, इकोनॉमीज़ पे। पहला जो ये फोरम थी वो हेल्ड हुई थी केन्या के नैरोबी में 2002 में। 11 जो फोरम हुई है तो ये द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट, मतलब कि 11th वर्ल्ड फोरम में ये जो इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने इंडिया का फर्स्ट नेशनल कोएलिशन प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड द इरीना, ठीक है। अभी क्या है, इरीना क्या है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। अभी ये यूनियन कैबिनेट ने कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अप्रूव किया बिटवीन जो इंडिया के
मिनिस्ट्री है एंड एक इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। अभी इरीना है कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज़ को सपोर्ट करती है सो दैट वो रिन्यूएबल एनर्जी में खुद को ट्रांजिशन कर सके, स्विच कर सके फॉर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रिपोजिटरी ऑफ पॉलिसी एंड मैनी मोर थिंग, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले ऑफ कोर्स नॉलेज शेयर करेगा इंडिया के साथ कि किस तरह से इंडिया जो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को स्केल अप कर सके और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सके। इसके अलावा इंडिया के एफर्ट्स को सपोर्ट करेगा ऑन लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अभ्यास वैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इट इज़ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जिसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट की कर दिया फ्रॉम द चांदीपुर कोस्ट ऑफ ओडिशा एज यूजुअल। इसके अंदर ट्विन अंडरस्लॉक बूस्टर्स हैं जो इनिशियल मतलब कि व्हीकल को एक्सेलरेशन देते हैं, मतलब स्पीड देते हैं। इसके बाद फिर एरियल व्हीकल होता है जिसको पावर मिलती है बाय स्मॉल गैस टरबाइन इंजन सो दैट वो आगे फ्लाइट को पकड़ सके स्पीड में एट हाई सबसोनिक स्पीड, ठीक है। अभ्यास एक इंडिजिनियस अनमैन्ड मतलब कोई बंदा नहीं है इसमें एरियल टारगेट सिस्टम है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस टू एलिमिनेट द एयरबोर्न थ्रेट्स, ठीक है। डिज़ाइन और डेवलप किया गया है बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है सिसलूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। नासा ने लॉन्च किया गया है। एक क्यूब सैटेलाइट है दैट विल फ्लाई इन द सिसलूनर स्पेस जो ऑर्बिटल स्पेस विच इज़ नियर एंड अराउंड द मून, ठीक है। अभी कैपस्टोन है क्या ये इट इज़ हेडेड टुवर्ड्स एन ऑर्बिट विच इज़ इंटेंडेड इन द फ्यूचर ऑफ गेटवे मन मून के ऑर्बिट में ये उसके आसपास घूमेगा, ठीक है। इसका एम ये कि जो फ्यूचर जो भी स्पेसक्राफ्ट जाते हैं उनके रिस्क को रिड्यूस करना बाय वैलिडेटिंग इनोवेटिव नेविगेशन, अच्छी टेक्नोलॉजी देके नेविगेटिव टेक्नोलॉजीज लेके एंड बाय वेरीफाइंग द डायनामिक्स ऑफ द हेलो शेप्ड ऑर्बिट, ठीक है। इस ऑर्बिट को नियर एंड रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट भी बोलते हैं बिकॉज एक प्रिसाइज बैलेंस पॉइंट पे लोकेटेड है इन द ग्रेविटीज ऑफ अर्थ एंड मून। लास्ट न्यूज़ है पर्सनैलिटी न्यूज़ दैट इज़ द प्रशांत चंद्र मालानोबिस, ठीक है। 29 जून बनाया जाता है एज अ नेशनल स्टैटिस्टिक डे। वी आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ते भी हैं क्योंकि इस दिन हम क्या करते हैं इन रिकॉग्निशन ऑफिस क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इन एस्टेब्लिशिंग द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को भी फाउंडेड किया था, नेशनल सैंपल सर्वे एस्टेब्लिश किया था और साथ में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटअप किया था सो दैट हम स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकें। इन्होंने इंडिया का जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसको भी शेप किया था जिसको महालैबनोबिस प्लान भी बोलते हैं जो फोकस करता था किस तरह से हम अपने पब्लिक सेक्टर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप कर सकें, ठीक है। इन्होंने एक महानोबेल से डिस्टेंस को भी मतलब वो दिया था जो कि एक स्टैटिस्टिकली मेजर है, ठीक है। पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। इसके अलावा इनके नाम पे एक इंटरनेशनल अवार्ड भी है, ठीक है, फॉर जो हम स्टैटिस्टिक्स में देते हैं डेवलपिंग कंट्री और रीजन पे जिसको स्पॉन्सर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। वैल्यूज़ क्या आती है? विजनरी एंड लीडरशिप। फाइन। तो गाइस यहाँ पे 30 जून के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।